सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। इमरान खान की हुकूमत जाने की वजह दौरा रूस था। रूसी सफीर ने खुद तस्दीक कर दी, कप्तान के बयानिया हर दिन के साथ मजीद मजबूत हो रहा है। मार्केट्स के बाद रेस्टोरेंट्स वालों पर बुराई। मार्केटें 8:30 बजे बंद करने के बाद रेस्टोरेंट्स 11 बजे तक बंद करने पर गौर। इंपोर्टेड हुकूमत पहले ही गैर मकबूल थी, नाकाम मुआशी पॉलिसियों के बायस अब लोग मजीद बददिल हो रहे हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान का क्लीन स्वीप। हर सीरीज के साथ कौमी टीम नए अज़म के साथ उभर कर सामने आ रही है। तीसरे मैच में शादाब खान मर्द बोरान रहे और फन पारे ऐसे कि जो देखे शहर में खो जाए। बख्तावर ने रंगों से खेलने के शौक ने शाहकार तख्लीक दे दिए। टैलेंटेड फनकारा से आपकी आज मुलाकात करवाएंगे। Seems like a very nice show। आपने बड़ा रन डाउन लाइनअप किया हुआ है वर्दा आज डरना हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे व्यूवर्स के लिए हम कुछ अच्छा सा और डिफरेंट सा लेके आए हमारे डेली के शो में। लेकिन फिलहाल जो आजकल हो रहा है कि तो रेस्टोरेंट्स पे भी बुराई आई हुई है आजकल कि जल्दी उनको बंद कर दिया जाएगा। वैसे हमारे यहाँ तलहा कराची में स्पेशली अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ एक घूमने फिरने के नाम पे, एक आउटिंग के नाम पे सिर्फ एक रेस्टोरेंट्स ही हैं जहाँ पे हम सब जाते हैं और एंजॉय करते हैं। इंपोर्ट हुकूमत पहले ही गैर मकबूल थी, लेकिन अपनी नाकाम मुआशी पॉलिसियों के बायस अब जिस तरह की उन्होंने रेस्टोरेंट्स बंद करने के ऊपर भी सोच रहे हैं, गौर व फिक्र किया जा रहा है, तो लोग और मजीद बददिल हो रहे हैं और अब अवॉइड कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूं तलहा तो मैंने लास्ट टाइम जो थोड़े से कुछ मशवरे दिए थे हुकूमत को, उसमें मैंने मार्केट्स का जरूर जिक्र किया था, लेकिन रेस्टोरेंट का जिक्र तो मैंने भी नहीं किया था। रेस्टोरेंट्स कराची में तकरीबन 1 लाख के करीब हैं इस वक्त। आपको मैं बताऊं इतने सारे हैं और लोगों की सबसे ज़्यादा मशगूलियत ये होती है घर से निकलते हैं, बाहर खाना खाते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर का खाना पसंद है, घर का खाना पसंद नहीं है। लेकिन इशू ये है कि अगर ये रेस्टोरेंट टाइमिंग कम होती है तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट होगी और इस वक्त जो मुआशी हालात हैं, हम बेरोजगारी बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। तला में कोविड में भी देखा था बहुत से रेस्टोरेंट्स बंद हुए थे, बहुत से लोग बेरोजगार हुए थे, कई लोगों के मैं कहूँगी पैसे डूब गए थे। लोग स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं रेस्टोरेंट्स के लिए, लेकिन जब वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ देखिए डिनर टाइम जो होता है यूजली हमारे यहाँ कराची में अगर देखा जाए 9-10 बजे के करीब होता है। लोग आना ही, घर से निकलना ही 7-8 बजे शुरू होते हैं, 9-10 बजे डिनर के लिए पहुंचते हैं। जब रेस्टोरेंट ही 9-10 बजे बंद कर दिए जाएंगे तो लोग कब खाना खाएंगे, कब आएंगे, फिर रेस्टोरेंट्स खोलने का फायदा ही क्या। एग्जैक्टली, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन हो जाएगी। राइट, हमें ज्वाइन किया है हमारे मेहमानों ने, आपको मिलवाएंगे अपने मेहमानों से। कर रहे हैं ट्रेडिंग एसोसिएशन से शर्जील गोपलानी साहब। शर्जील साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। साथ साथ रेस्टोरेंट एसोसिएशन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं असद हनीफ साहब। शर्जील साहब, आपसे शुरू करते हैं। जो ये इकदाम किए जाने का सोचा जा रहा है इस वक्त, टाइमिंग्स कम कर दी जाएं, इस वक्त मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी है और कितना असरअंदाज हुआ है ये बजट आपकी मार्केटों पर, सेल एंड परचेज के ऊपर, इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर, और अब जो ये सोच रहे हैं कि जल्दी दुकानें बंद करें, जल्दी मार्केट्स बंद करें, इसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं? तो जितना भी इम्पैक्ट आ रहा है वो नेगेटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही और हुकूमत की जो पॉलिसी है वो समझ से बाहर है। आपने बजट भी पेश कर दिया, बजट पेश करने के बाद आप 3 दिन के अंदर सीमेंट की बोरी का आप देख लें तो 350 रुपये सीमेंट की बोरी पे रेट बढ़ चुका है। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपकी सफर करना शुरू हो चुकी है। हमारी मार्केट में इस वक्त बहुत बुरा हाल है और जो है ग्राहक का समझे कि कोई नामो निशान नहीं है। इस साल का जो सीज़न आपका रमज़ान का सीज़न है वो भी जो है सियासी इंतशार के बाद उसका भी बेड़ा गर्क हो चुका है और इस वक्त जो पॉलिसी आई है वो हमें समझ नहीं आ रही कि हुकूमत चाह क्या रही है। हमें तो ये लग रहा है कि हुकूमत माशी तौर पे जो हमें बदहाल करना चाह रही है, इस वक्त हमें कहीं सपोर्ट देने को गवर्नमेंट तैयार नहीं है और गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसको हम देखा जाए वो पॉजिटिव वे में आगे लेके जाया जाएगा। शर्जील साहब, लेकिन मेरा यहाँ पे आपसे एक सवाल है कि देखें कोविड के दौरान हम मजबूरी के तहत हम लोग मार्केट जल्दी बंद कर रहे थे क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी कि हर कोई अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर हुकूमत अभी टफ दौर से गुजर रही है, मुश्किल मराहिल से गुजर रही है और वो अगर आप लोगों से कॉपरेशन चाह रही है तो आप लोगों की कोई शराइत है इसके ऊपर कि अगर हमें मजबूरन अगर वो आप पे लागू कर देंगे कि जी आपने करना है तो करना पड़ेगा, जैसे कोविड में भी हम कर रहे थे, तो आपकी कोई अपनी पर्सनल कुछ शराइत है कि जी हमें अगर ये चीज़ें फ्राहम की जाए तो फिर हम तैयार हैं, कहीं
बात पे आप अग्री करेंगे? देखिए, हर मार्केट का, हर शहर का अपना एक कल्चर होता है। आप देखेंगे गर्मी की जो शिद्दत होती है कराची में या पाकिस्तान के अंदर जो बड़े शहर हैं, आप गर्मी का हाल देखें कितना बुरा हाल है। इसके बाद फिर लोड शेडिंग जो है उससे दौरानिया दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और माशी तौर पर वैसे भी हम बहुत कमजोर हो चुके हैं। इस वक्त हमें तो जो है हमारे औकात का कारोबार को बढ़ानी चाहिए, ना कि कम करनी चाहिए। इनको ये बात समझ नहीं आ रही कि आपको रोजगार के मौके ज्यादा फराहम करने चाहिए, ना कि आपको ये शॉर्ट करना चाहिए टाइमिंग को। तो हुकूमत हमारी कोई शरायत नहीं है, हमें तो सिर्फ एक ही बात है कि हमें सही तरीके से रोजगार कमाना दिया जाए। हम कारोबार करते हैं तो हमारे घरों का चूल्हा जलता है और हमारे साथ लाखों करोड़ों लोग रोजगार वाबस्ता है, उनको डिस्टर्ब ना करें। राइट शर्जील साहब, राइट शर्जील साहब। असद हनीफ साहब की तरफ जाएंगे। असद साहब, आप रेस्टोरेंट एसोसिएशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। माई क्वेश्चन टू यू इज सर कि अगर टाइमिंग्स कम कर दी जाती हैं तो उससे क्या असरात मुरतब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मसला ये है कि टाइमिंग कम कर देना कोई भी हल नहीं है। ये तो और कारोबार को जो है ख़त्म करने वाली बात है। इस वक्त मुल्क की मईशत वैसे ही बहुत ज़्यादा खतरे में है और इसमें खतरे पे और खतरा डाल रहे हैं। हमारे रेस्टोरेंट वालों का मसला ये कि हमारे यहाँ 80% जो हमारा इस्तेमाल है वो हमारे फ्रिजेस का और चीज़ों का या जो भी हमारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं एनर्जी के हवाले से, वो हमारी 24 घंटे इस्तेमाल होती है। ज़ाहिर है हम अपना रेस्टोरेंट अगर बंद करते हैं, हमारी मैरिनेशन होती है, मीट होता है, वेजिटेबल्स होती हैं, सब फ्रिजेस में होती हैं। अब कुल मिला के हमारा काम जो होता है वो मगरिब से स्टार्ट होकर तकरीबन रात को जो है वो 12-1 बजे तक होता है। तो उसमें भी काम को ख़त्म कर देना, यानी 11 कराची है, ये कराची जैसा शहर है तो इसके अंदर जो बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऑलरेडी लोग जो है वो निकलते ही शाम को रात को 9-10 बजे के बाद है, 9 बजे के बाद है। Exactly. हम कोई जो है वो गाँव में नहीं रह रहे कि रात को जो है वो इशा के बाद हम सो जाते हैं इस तरह से। बहरहाल सिंध गवर्नमेंट से हमारी बात हुई थी, हमें बुलाया गया था, हमने वहाँ पे हमने उनको समझाया कि भाई देखें ये हल नहीं है मसले का और किसी भी तरीके से इसको बंद कर देना तो बिल्कुल हल नहीं है। और ये तो और ज्यादा मईशत काम पहले कोविड से अभी तक आपको अंदाजा नहीं है कि ये जो कोविड में हमने रेस्टोरेंट अपने बंद किए थे, ये रेस्टोरेंट 2 दफा हमने अपने दोबारा से बनाए जितने रेस्टोरेंट वाले। सही। तो असद साहब, आपको क्या लगता है कि मसले का हल कैसे निकाला जाए? सोल्यूशन की तरफ जाए ना, अगर हम बात करें, हमें पता है कि इसकी आवाम भी इसके खिलाफ है, लेकिन सोल्यूशन कैसे निकाला जाए? भाई सॉल्यूशन इसका यही है कि गवर्नमेंट जो है वो कारोबारी लोग हैं, सारी एसोसिएशन बनी हुई है, गवर्नमेंट को कारोबारी लोगों से मशावरत करनी पड़ेगी। अगर उनको कोई हल चाहिए तो हल हम उनको बताएंगे कि भाई आप इस टाइम पे नहीं, इस टाइम पे। अब हमारा तो टाइम ही नहीं है, हम 6 घंटे के लिए तो काम करते हैं, उसके अंदर भी हमें बंद करा दोगे 24 घंटे में, 6 घंटे में हम क्या आपसे ले जाएंगे, क्या एनर्जी आप ले जाएंगे? राइट। गुफलानी साहब ये बताइए कि इस वक्त कराची के लिए जो पॉलिसीज तरतीब दी जाती हैं, कराची पाकिस्तान का वाहिद मेट्रोपॉलिटन है, तिजारती दारुल खिलाफा है, हम जानते हैं कि कितना रेवेन्यू, कितने टैक्सेस कराची जनरेट करता है, लेकिन जब पॉलिसी मेकिंग मैटर्स आते हैं तो कराची को तवज्जो नहीं दी जाती। गुफलानी साहब, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल, कराची के साथ तो सौतेली माँ का सलूक पहले दिन से रवा रखा गया और आज भी रवा रखा गया है। आप देखें हमारे पास ना सड़कें हैं, ना पानी हमारे नलकों में आता है, हमें टैंकर के जरिए पानी फराहम किया जाता है। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि पानी जो है वो टैंकर के जरिए फराहम किया जाता हो। बिजली हमें नहीं दी जाती। इस वक्त लोड शेडिंग का हाल ये है कि 12 से 14 घंटे तो नॉर्मल चीज़ है। बाद एरियाज में जैसे औरंगी टाउन है, औरंगी है, उन एरिया में 16-16 घंटों की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। और कराची इलेक्ट्रिक जो है वो अपनी मनमानी पे खुली हुई है। इस तरीके से कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वो अपना कोई काम करने को तैयार नहीं है। अगर आप देखें तो जगह जगह जो गटर बह रहे हैं, मार्केटों में बहुत बुरा हाल है रोडों का। इसके साथ जो है गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, मट्टी उड़ रही है, कोई पुरसान हाल नहीं है कराची का। अब रेड लाइन जो आपके पास बसें आ गई हैं और ने बोला हमने रेड लाइन चालू कर दी, तो रेड लाइन का ट्रैक कहाँ पे? आज तक जो है ग्रीन लाइन की जो बस आपका ट्रैक जो है वो आज तक कंप्लीट नहीं हो सका। 4 ट्रैक आपने कराची को देने थे और मास ट्रांजिट प्रोग्राम जो कि जुनेजो साहब के टाइम पे शुरू हुआ था, आज तक मास ट्रांजिट प्रोग्राम ही कंप्लीट नहीं हो सका है। अगर आप लियारी एक्सप्रेस वे को देखें तो आज तक लियारी एक्सप्रेस वे ही पूरा नहीं कर पाए। तो कराची के साथ तो कराची का जो हक है वो तो दिया नहीं जाता। अगर कराची से जो टैक्स लिया जाता है उसका 15% कराची में लगाया जाए तो आज कराची की शहरियों की हालत बदल सकती है, मुल्क की हालत भी बदल जाएगी। अगर कराची अगर तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, लेकिन कराची के साथ जो ज्यादती की जा रही है उसका तो जितना सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है इतनी वफाक भी जिम्मेदार है।
सही। असद साहब से आखिर में एक सवाल पूछ लेते हैं। असद साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या रिकमेंडेशंस हैं आपकी? ये बताइए असद साहब, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, महंगाई बड़ी हो गई है, इन्फ्लेशन ने जो है बड़ा मुश्किलात में दो चार कर दिया लोगों को, सब्जियां हो, चिकन हो, खाने पीने की अशिया, खुरनोश हो, सबकी कीमतें बढ़ गई हैं। आपके बिजनेस पे उसका कितना इम्पैक्ट आया कि कीमतों के इजाफे से? असल में हमारे बिजनेस पे तो इफेक्ट है। हम तो इस वक्त इतने परेशानी के आलम में जी रहे हैं, ये जितने रेस्टोरेंट वाले हैं, कि आपको अंदाजा नहीं है कितने लोगों ने किराए नहीं दिए, कितने लोग कितनी परेशानी में। उस पर बजाय इसके कि हमें रिलीफ दिया जाए, कि हमें किसी तरीके से उठाया जाए, और मारे जा रहे हैं। पता नहीं क्या, पहले कोविड के नाम पे बंद था, आज ये एनर्जी के नाम पे बंद। भाई कराची को ही बंद करना है, मार दो, गला घोट दो इनका एक दफा। यानी कोई इस तरह से सिस्टम बनता है, लोगों को मुशावरत करें, कारोबारी लोगों से मुशावरत करें, कम से कम इस तरीके से जब चाहे बंद करा दो, टाइमिंग ये कर लो, यूं कर लो, दुकानें बंद कर दो, सबकी दिहाड़ियां लग जाती हैं, आप इस तरह के मामला हो जाते हैं, हमें आपको अंदाजा भी नहीं। अग्रीड। अच्छा साहब, अब कॉस्टिंग पे भी बहुत फर्क पड़ता है। जिस कॉस्टिंग के हिसाब से अपना मेन्यू डिसाइड करते हैं, उसके बाद जब तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हो जाए, या एकदम गैस की कीमतों में इजाफा हो जाए और बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाए, तो आपकी कॉस्टिंग पे भी बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन कीमत फौरन बढ़ाई नहीं जाती। फर्क पड़ता है, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। इस वक्त हम परेशानी में कॉस्ट की वजह से, जाहिर है लोग भी खाने वाले। अच्छा, आपको पता है कराची शहर के अंदर सॉरी सर जी, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मौजूद थे शर्जील गोपलानी साहब और असद हनीफ साहब रेस्टोरेंट एसोसिएशन से। ये बात हकीकत है तलहा कि इस तरह की चीज़ों की वजह से ना होटल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में, और एकदम फ्लक्चुएशन होती है, लेकिन हम रेट्स बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि फिर जो खाने वाले होते कस्टमर्स होते हैं वो कहते हैं जी एकदम रेट बढ़ा दिया आपने, तो बहुत फर्क पड़ता है। और होटल इंडस्ट्री में काफ़ी, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री मुश्किलात का सामना दरकार है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात और ये भी बताऊं कि कराची वो शहर है जिसके अंदर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लगती है, एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल मार्केट है। यहाँ पे हर चीज की होलसेल की बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं जो पूरे इस खित्ते में, इस कॉन्टिनेंट में नहीं पाई जाती, लेकिन सैडली उन मार्केट्स पर तवज्जो नहीं दी जाती, उनके लिए पॉलिसी मेकिंग नहीं की जाती। जब पॉलिसी बनाई जाती है पूरे पाकिस्तान के लिए बनाई जाती है, लेकिन इस हब के लिए नहीं बनाई जाती है। रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअर, गरीब गरीब तर होता जा रहा है, रईस तर होता जा रहा है। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है। कोविड के टाइम से भी हमने देखा कि किस तरीके से जो पुराने बिलियनर्स थे, अरबपति लोग थे, वो मजीद अरबपति हो गए और नए अरबपति पैदा हो गए जो सिचुएशन से फायदा उठा के पैसे बना गए, लेकिन आवाम पिस जाती है। तो मेरी गुजारिश ये है सारी डिस्कशन के बाद कि जब भी पॉलिसी मेकिंग की जाए तो कराची पर तवज्जो दी जाए। पीपल्स पार्टी के ऊपर ही बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि कराची की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको नजर ना लगे, उनको कम ना करें, उनको बढ़ाया जाए। उनको प्रमोट करने के लिए जो पॉलिसीज होनी चाहिए खुदा के वास्ते वो बना दे, मर्दा जिंदगी आसान हो जाएगी पाकिस्तान की भी, कराची वालों की भी। बिल्कुल। अच्छा सर, कल पाकिस्तान वाले एक बात पे खुश भी थे तलहा, क्योंकि जिस तरह से हमने कल मैच जीता है, अगर हम बात करें खेल की, तो पाकिस्तान की फतोहात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ आखिरी वनडे भी जीत लिया है और उनकी सीरीज 0-3 से जीत ली है उन्होंने, 3-0 से। सॉरी, अमेजिंग परफॉर्मेंस। रात 12 बजे तक आप जाके मैच देख रही थी या बाहर घूम रही थी? मैं बाहर घूम रही थी, लेकिन मैच की मैंने हेडलाइन जरूर देखी थी, किस तरह से पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया है और मुस्तकिल 3 बार मुसलसल पाकिस्तान ने जो है वो सीरीज जीती हैं और अपने शायकीन को खुश कर दिया है। यकीनन हमने क्लीन स्वीप किया, 3-0 से वनडे सीरीज हमने अपने नाम कर ली है। होम ग्राउंड पे हम खेल रहे थे, वेस्ट इंडीज का आना खुशाइन था, लेकिन वी वर एक्सपेक्टिंग थोड़ा टफ टाइम होगा, लेकिन पाकिस्तानी शाहीनों ने व्हाइट वॉश कर दिया, बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुई। काली आंधी आई और चली गई, पर यहाँ गर्मी इतनी थी कि काली आंधी कुछ कर ना पाई। 270 रन का कुछ हदफ था। जी हाँ, साजिद खान बेकार मौजूद है वर्दा। चलते हैं साजिद की तरह। साजिद, वेलकम टू दुनिया बोल है, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। आपको कैसा लगा मैच, सीरीज, परफॉर्मेंस शाहीनों की? बहुत शुक्रिया तला भाई। दुनिया गोल बोल्ड न्यूज चैनल दुनिया में जो मॉर्निंग शो के हवाले से शोहरत के, पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। समझा आज आप लोगों ने मिठाई मंगाई होगी, पूरे पाकिस्तान का समा है, और क्यों ना हो, पाकिस्तान ने 3 कीमती 30 पॉइंट हासिल किए हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट था। पाकिस्तान अंडर प्रेशर था। जिस तरह पाकिस्तान की अगर बात की जाए उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा रहे थे जिस तरह ओडीआई में दिखाना चाहिए। भारत पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए तीनों शोबे में, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, इमामुल हक की जितनी भी तारीख है, मैन ऑफ द सीरीज हुए हैं, शादाब मैन ऑफ द मैच हुए हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। बाबर ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खेली है, 17 सेंचुरी, 4000 रन, 1000 रन, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये चीज़ को वाज़े तौर पर बहुत पॉजिटिव है। मगर वही बात, जिस तरह के बोल्ड न्यूज़ चैनल पूरी दुनिया गोल, इसमें हमने कहा लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला है। जिस तरह तला आप भी बात करते हैं, कराची को नज़रअंदाज कर दिया गया है। आप देखा जाए शान मसूद की बात करूँ, सरफराज की बात करूँ, कुल्ला मैरिट का कत्ल,
हारिस को खिलाया रिजवान ने, ये चीज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान टीम में मेरिट का साथ खिलाना चाहिए, ये चीज़ भी बताना ज़रूरी है। देखिए लाइकनेस लाइकिंग हर चीज़ में हो रही है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने की। और पाकिस्तान यकीनी तौर पर वेस्ट इंडीज़ की टीम उस तरह की टीम नहीं थी जिस तरह की होना चाहिए, उनके सीनियर खिलाड़ी नहीं आए। आगे आपको बहुत ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वेस्ट इंडीज तो बहुत हल्की टीम थी। अब पाकिस्तान ने 30 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हासिल किए। 2023 जो वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जाएगा, अफगानिस्तान से ऊपर आ गए हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत खुशाइन बात है। मगर हमारी मैनेजमेंट को तला भाई ये सोचना चाहिए कि हम सही सिद्ध में जा रहे हैं। 2 साल तक आप फराज अहमद को बेंच पे बिठा के रखा, नौजवान टैलेंटेड अपकमिंग प्लेयर हारिस को हमारे कहने पे विकेट कीपिंग कराई। आखिर रिजवान की कारकर्दगी क्या है 6 ओडीआई में, आप मुझे बताएं वनडे में क्या कारकर्दगी है? तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। आप हाफ डे के हसन को ड्रॉप करते हैं फिर खिला देते हैं, ये क्या हो रहा है? ग्रुप बंदी तो पाकिस्तान टीम में नजर आ रही है। सही। साहिल साहब हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिएगा कहीं और एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ते हैं। और ब्रेक से आप बताइए पूछेंगे कि इस ग्रुप बंदी का इम्पैक्ट क्या है और हल्की टीम के साथ खेलने का क्या असर होगा, क्योंकि ऐसे भी कहते हैं कि हल्की टीम के खेलने के साथ जो है आपकी अपनी स्किल भी डाउनग्रेड हो जाती है। पूछेंगे हम साजिद भाई से कि आखिर हमारी टीम पर इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है और क्रिकेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है ब्रेक के बाद। बिल्कुल पूछते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और बात चल रही थी खेल के मैदान की, यानी कि क्रिकेट की, और साजिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हम गुफ्तगू भी कर रहे थे और आपको कोई एक अहम सवाल भी था जो आपने जी हाँ, और साजिद साहब के लिए मैं कहूंगा कि इनका जो अंदाजे बयां है और जिस तरह खुल के बात करते हैं, मैंने आज तक किसी स्पोर्ट्स तज्जियाकार को इस तरह इतनी खूबसूरती से बात करते हुए नहीं देखा। साजिद साहब, आपने बात की ग्रुप बंदी की, आपने बात की हल्की टीम की, वेस्ट इंडीज की टीम हल्की थी, तो इसका इम्पैक्ट खेल पर क्या आ रहा है? क्योंकि हमेशा से हम बात करते हैं हल्की टीम के साथ खेलने से आपकी गेम भी हल्की हो जाती है। साथ साथ सरफराज को बड़ा मिस किया जा रहा है, काफी शायकीन सरफराज को मिस कर रहे हैं, उसके पीछे क्या सियासत है ये भी बताइएगा। देखिए बहुत बड़ी ज्यादती है, विकेटों के पीछे रिजवान पूरी सियासत कर रहे हैं, इस पूरी टीम को मैनेजमेंट को रिजवान चला रहे हैं। रिजवान जिस तरह पाकिस्तान में क्रिकेट में अपने कैरियर के साथ जिस तरह को रिजवान ने वकार ने प्लेयर बनाया, सरफराज के साथ मेरिट का खुला कत्ल किया गया। 2 साल तक 120 ओडीआई खेले हैं सरफराज ने और 6 ओडीआई, आखिरी ओडीआई अगर 2019 वर्ल्ड कप को अगर देखा जाए उसने आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई। और रिजवान ने अपने क्लब के बच्चे हारिस को खिलाया, तन तना इफ्तिखार को कैरी कर रहे हैं। 2015 से इफ्तिखार पाकिस्तान टीम में कैरी कर रहे हैं। आज मुझे बताइए इफ्तिखार कहाँ गए? आप हारिस को खिला दिया, हारिस उनके क्लब के बंदे। ये ग्रुप में यकीनी तौर पर रिजवान की जो यकीनी तौर पर बात की जा रही है, अब बाबर तो कप्तान है, बाबर के इतना पावर नहीं है, बाबर यकीनी तौर पर कप्तान जरूर है। बाबर ने 2 दिन पहले बयान दिया था हारिस की जगह नहीं बनती भाई। उसके बाद हारिस को किसने खिलाया? तन तना रिजवान ने पीछे विकेटों के पीछे खड़े होकर सियासत करते हैं। मुल्क की टीम है, सियासतदानों की टीम थोड़ी है, सियासत ग्राउंड के बाहर की जाती है। एक अगर सरफराज का ताल्लुक कराची से, शान मुस्को ताल्लुक कराची से, असद शफीक का ताल्लुक कराची से, क्या ज्यादती हो रही है भाई? कराची लाहौर की बात हो रही है, हम ये बात नहीं करते, हम पूरे पाकिस्तान की टीम की बात करते हैं। पाकिस्तान की टीम में मौजूदा चेयरमैन रमीज राजा साहब को डिसीजन लेना पड़ेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात की रमीज राजा ने, हारिस के लिए उन्होंने बात की, हारिस को यकीनी तौर पर ओडीआई में खिलाया, पाकिस्तान सुपर लीग में खिलाया, बस ओडीआई खिला रहे हो आप, उसकी पहले कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, कोई कहने वाला है? आप रमीज राजा से उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि आपको लगता है कि सियासत में पीसीबी का कोई किरदार नहीं है? डू यू थिंक पीसीबी भी इस सियासत का हिस्सा है? आपको जी क्या आप समझते हैं पीसीबी भी इस सियासत का हिस्सा है? 100% है। फिर पीसीबी में 2 ग्रुप है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूदा चेयरमैन साहब जी आज बात कर रहे थे, हुकुम वज़ीर आला से हमजा का जिक्र क्यों नहीं किया? उनकी कोशिश तो पाकिस्तान का जो वेस्ट इंडीज की सीरीज है उनकी अच्छी सिक्योरिटी दी, इतना अच्छा इंतजाम किया, तो उन्होंने आज ग्राउंड में आके बात की, वज़ीर आला पंजाब का जिक्र क्यों नहीं किया? इसका मतलब उनके दिल में भी वो है। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। पीसीबी के चेयरमैन को डरना नहीं चाहिए, जो अच्छा करे उसको सपोर्ट करना चाहिए। पीसीबी के चेयरमैन साहब को, खुद एक क्रिकेटर, मेरे कप्तान गुजरे रमीज राजा साहब, उनको फ्रंट होकर बात करना चाहिए। क्या हो रहा है टीम में, किस तरह सरफराज को अपने बाहर कर दिया, क्या हुआ? जवाब नहीं, तो इसलिए वो शरीफ आदमी है।
उसके पीछे कोई नहीं है कहने वाला। ये ज्यादती है, मुल्क का वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसे 2 आलमी कप पाकिस्तान लेके आया है, क्योंकि पाकिस्तान में लाइकिंग का किस्सा जारी है। मैं बाबर की बात करूँ या रिजवान की बात करूँ, शहनशाह आफरीदी की बात करूँ, तीनों ने ग्रुप बनाया हुआ है, जिसको चाहते हैं खिलाते हैं, जिसको चाहते हैं नहीं खिलाते हैं। मुझे बताइए आप फकर की क्या करती थी? शान मसूद मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर, से रिकॉर्ड बना दिए दुनिया के क्रिकेट में, काउंटी में, उसको इसलिए ज्यादती कर दी कि पूरा ग्रुप है। अब शान मसूद को क्यों नहीं खिला सकते भाई मिडिल ऑर्डर? आप फकर ने 30 रन बनाए, 3 ओडीआई खेले, कोई ज्यादती नहीं है। अब्दुल्ला शफीक भी टीम का बच्चा है, उसको आपने दूसरे वक्त की तरह बाहर निकाल के बाहर फेंक दिया, कोई कहने वाला नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये ना इसकी ना मिसबा उसकी चलती है। सकनैन मुश्ताक जो मेरे शागिर्द हैं, ये हेड कोच बने हुए, यूसुफ साहब बने हुए, ये कोई नहीं बोलते, सब अपनी नौकरियां कर रहे हैं, सब पैसे कमाने के चक्कर में, किसी को कोई दर्द नहीं है, क्रिकेट से किसी को कोई मोहब्बत नहीं है, सब नौकरियां बचा रहे हैं। बिग वर्ड्स, सब नौकरियां बचा रहे हैं, क्रिकेट से किसी को मोहब्बत नहीं है, क्रिकेट से किसी को दर्द नहीं है। अच्छा साजिद भाई, एक बात बताइए, आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, मेरा एक हमेशा क्रिकेट के हवाले से एक मैं बात कहता हूं जो वर्दा को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, और वो कहते हैं कि आपकी बात क्यों कहते रहते हैं बार बार। मैं ये कहता हूं कि इस वक्त हमारे मुल्क में जितना भी कॉर्पोरेट स्पॉन्सर है साजिद साहब, वो सारा का सारा क्रिकेट को चला जाता है कि PSL 400-500 करोड़ ले जाता है, ना स्कॉश को चैंपियनशिप कम मिलती है क्योंकि वहां पे स्पॉन्सर ही नहीं है, खिलाड़ी वहां पे स्पॉन्सर के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं, ना हम हॉकी के प्लेयर्स को देखते हैं कि उनको सही स्पॉन्सरशिप मिल रही होती है, ना हम स्नूकर के प्लेयर्स को देख रहे होते हैं, ना हम दूसरे खेलों के प्लेयर्स को देख रहे होते हैं, फुटबॉल, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर खिलाड़ी स्पॉन्सर मांगते रहते हैं और क्रिकेट सारा पैसा लेकर चला जाता है। और आपने जो क्रिकेट का मुझे हाल बताया है कि वहां पर भी सियासत हो रही है, धड़े बन गए हैं, ग्रुप्स बन गई है, लॉबियां चल रही हैं, पैसे कमाने के लिए लोग काम कर रहे हैं, क्रिकेट से किसी को प्यार नहीं है, तो हमारे मुल्क में खेल तो बचा ही नहीं है, अब सिर्फ सियासत ही सियासत है। साजिद साहब 100% आपकी बातें तलावा इत्तेफाक करूंगा, सियासत से खेल को ना जोड़ा जाना चाहिए। और जैसे कौमी खेल हॉकी को तबाह कर दिया, स्क्वॉश को चढ़ा दिया, स्मोको को तबाह कर दिया, बैट तमाम लोगों को तबाह कर दिया। मगर आप ये देखें पाकिस्तान के डिपार्टमेंट जो बंद कर दिए ना, उससे पाकिस्तान के बहुत से खिलाड़ी 1000 खिलाड़ी बेरोजगार हो गए। डिपार्टमेंट बंद करने की वजह क्या थी? डिपार्टमेंट तो खिलाड़ी को रोजगार देता, उनकी फैमिली को मेडिकल। आज खिलाड़ी रोडों पर आ गए, रोड इतनी महंगाई हो गई, लड़के किसके पास 180 प्लेयर जो पाकिस्तान के जो मौजूदा सिस्टम में खेलते हैं उनको पीसीबी कॉन्ट्रैक्ट देती है, पैसे देते हैं, बाकी 1000 लड़का कहां जाएगा? मुझे बताइए, अंडर 19 में ज्यादती हो रही है, अंडर 16 में ज्यादती हो रही है, बड़ी टीमों में ज्यादती हो रही है, लाइकिंग स्लैकिंग हो रही है, ना हेल्थ कोचेस लगे में, सिफारशी कोचेस लगे, मौजूदा चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब को जो रखा हुआ है उनकी खुद को नहीं चलती है, मेरिट का खुला कतल ही जा रहा है, खुद 8 लाख रुपए लेते हैं। पाकिस्तान डायरेक्टर जनरल अगर बात की मीडिया समी बनी 15 लाख रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं ये लोग, क्या करना चाह रहे हैं? मीडिया की क्या हाइट की मुझे बताइए, मार्केटिंग क्या की पीसीबी ने? बताइए, मार्केटिंग तो आपकी फेल हो गई है। मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग क्रिकेट बोर्ड में इतना पैसा है मैं आपको बता नहीं सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ही मुल्तान में कमाया ना, कितना कमाया मुल्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद खान साहब हमारे साथ, बहुत उन्होंने कहते हैं बोल्ड खुलकर बात की है, वाज़ेह रख दी है पिक्चर आपके सामने कि क्रिकेट का जो हाल है इस वक्त मुल्क में, उसे अल्लाह बचाए। पॉलिटिक्स ने क्रिकेट को तबाह कर दिया है, धड़े बन गए हैं, ग्रुप्स हो गए हैं, लॉबी हो गई है। वेस्ट इंडीज की बहुत बी ग्रेड टीम आई थी, कोई बड़े प्लेयर आए नहीं थे, इसलिए हम इजीली क्लीन स्वीप कर गए हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने बताया कि सरफराज को टीम में ना रखना यकीनन से कहते हैं गद्दारी है क्रिकेट के साथ, और जिस तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है क्रिकेट के अंदर और खिलाड़ियों को दरगुजर किया जा रहा है, और जिस तरीके से बड़े बड़े ओहदों पर लोग बड़ी बड़ी सैलरियां ले रहे हैं, नीचे जो पुराने एथलीट्स हैं डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए गए हैं ताकि उनको रोजगार रहे ही ना, और 2 वक्त की रोटी भी खाना उनके लिए मुश्किल हो जाए। हम हमेशा से मैं कहता हूं ये क्रिकेट सारा स्पॉन्सर ले जाता है, ना स्कॉश चैंपियन, ना हॉकी चैंपियन, ना कोई और चैंपियन पाकिस्तान में आज नहीं बचा है, तो क्रिकेट इसका जिम्मेदार है। बात यही है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स हर जगह आ गई है, सियासत हर जगह है। हम लोग एक कौम होके नहीं खेलते, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके नहीं खेलते हैं, हम फिरका वारियत में जो है वो डिवाइड हो गए कि तुम लाहौर, पंजाब और इस तरह से सिंधी तफरीक और डिस्क्रिमिनेशन जो है ये हमारा यही वजह मेरे ख्याल से शायद कि हम लोग थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं तमाम जगह, हम बहुत पीछे रह जाते हैं और हम अपने हुकूक भी गवा बैठते हैं। हम एज अ नेशन पाकिस्तानी कहते तो हैं अपने आप को, लेकिन उसका हक अदा नहीं करते हैं क्योंकि हम घरों में बैठे रहते हैं। जो अफोर्ड कर सकता है वो एसी चलाता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो रोड पे बेचारा चादर बिछा के सो जाता है गर्मी में, धूप में, और ऐसा कोई पूछने वाला नहीं है। खैर मंडी का जिक्र करते हैं, बकरा ईद बहुत करीब है और जानवरों के रेट जो है वर्दा वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। और मैंने गुज़िश्ता रोज एक हमारे मोहल्ले में एक मंडी लगी थी छोटी सी, तो वहां में गया तो मालूम पड़ा वहां कोई बकरा 2 लाख से कम का नहीं था। बकरा 2 लाख? सीरियसली?
मैं मजाक क्यों करूंगा वर्दा, इस टीवी पर बैठे हुए हैं लाइव, मैं आपसे सीरियस बात नहीं करूंगा। 2 लाख का बकरा, इंसान कहाँ जाके कुर्बानी करना भी छोड़ दे, अल्लाह के नाम पे हम ये सब भी छोड़ दें। खैर, हम रुक करेंगे मंडी की जाने, वहाँ पे हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं अब्दुल हसीब साहब, उनसे पूछते हैं कि वो क्या रेट्स बताते हैं हमें, वहाँ क्या रेट्स हैं बकरे के और गाय के। जी हसीब बताइएगा, आप मंडी में मौजूद हैं, क्या रेट चल रहे हैं? जैसे तलहा ने बताया 2 लाख का बकरा, वहाँ पे कम से कम जानवर, महंगे से महंगा जानवर कितने का है? जी, अब तो इस वक्त जो मवेशी मंडी की सूरत हाल है तो 2 लाख रुपए का बकरा जो है वो कोई बड़ी बात नहीं नज़र आता। इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल हमें यहाँ मवेशी मंडी में दिख रही है, इस वक्त चूँकि मंडी का आगाज़ है, अपने जो फुल जो जोबन पे है वो अभी तक नहीं आई है। मजमूई तौर पर अब तक 30,000 से ज़्यादा जानवर मुल्क भर से कराची की मवेशी मंडी में लाए गए हैं। 2000 एकड़ की मवेशी मंडी है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 30,000 जानवर बहुत थोड़े हैं। इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो मवेशियों की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा जो है व्यापारी जो है वो मांग रहे हैं। मुल्क भर से मुख्तलिफ जो है वो नस्लों के जानवर यहाँ पर लाए गए हैं। अगर इस वक्त जो गाय मंडी है मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी जो है वो ऑस्ट्रेलियन भी है, साहिवाल नस्ल भी है, सिब्बी के भी जो है वो जानवर लाए गए हैं। तो इस सिलसिला जारी है और जब तक ये मार्केट भर नहीं है जाती और ख़रीदार यहाँ पर ज़्यादा नहीं होते उस वक्त तक तो ऐसे ही है, मुँह मांगी रकम जो है वो मांगी जा रही है और ख़रीदार इस वक्त जो है वो खासे कम दिखाई देते हैं। लेकिन लोग घूमने के लिए ज़रूर आ रहे हैं मवेशी मंडी। रात भर ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहता है और फिर जो सुबह के वक्त व्यापारी हैं उनको भी वो भी आराम कर रहे होते हैं और फिर जानवर वो भी आराम करते हैं। तो इस वक्त जो मंडी के अंदर रौनकें हैं वो सिर्फ। हसीब ये बताइए कि लंपी वायरस आया था अभी, उसमें काफ़ी जानवर मर गए थे, तो क्या ये वजह भी है कि रेट्स बहुत ज़्यादा हैं जानवरों के और कम जानवर भी आया इस दफ़ा, ऐसा है? देखिए जी, लंपी स्किन का जहाँ तक ताल्लुक है तो उससे जानवर इस हद तक मुतासर नहीं हुए थे। अब खासी सूरत हाल कंट्रोल में दिखाई देती है, वैक्सीनेशन भी जो है वो बड़ी हद तक हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मवेशी मंडी के अंदर दाखिल होने से पहले उनकी जांच की जाती है, इंस्पेक्शन के बाद ही फिर जानवरों को जो है वो अंदर आने दिया जाता है। तो वो गेट पर ही जो है वो लंपी स्किन से मुतासर जानवर को रोक दिया जाता है। लेकिन कीमतों की जहाँ तक आपकी बात की तो कुछ हमारे साथ व्यापारी हैं, उनसे भी हम उनके सामने रखते हैं कि वजह क्या है जानवर इस कदर ज़्यादा महंगा होने की? क्या लंपी स्किन की वजह है, बीमारी वजह है या कुछ दूसरे अखराजात बढ़ गए हैं? सर लंपी की तो नहीं है, महंगाई के हिसाब से भी जो है ना जानवर लिए गए भी महंगे हैं, ज़ाहिर खर्चे हैं उनके ऊपर, इस हिसाब से महंगे भी हैं। अभी ये जो ना प्लाट है उनके हिसाब से गाड़ियों के पहले जो ना हम आते थे तो 20,000 रुपये गाड़ी लेती थी, मैं ज़िला उमरकोट का हूँ, अभी उसी जगह पे अगली साल में मैं 20,000 में आया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हसीब, आपने हमें अपडेट की, हमें बताया कि मंडी की क्या सूरत हाल चल रही है और आहिस्ता आहिस्ता हम हर हफ्ते आपसे अपडेट लेते रहेंगे, पूछते रहेंगे कि मंडी की क्या सूरत हाल है, क्योंकि ईद अभी जो है वो आने ही वाली है और जानवर भी बहुत जल्द तमाम घरों में आ जाएगा। और देखा आपने 2 लाख का बकरा कोई बड़ी बात नहीं है, आम सी बात है। अब 2 लाख का अच्छा, वैसे जिस तरह की बता रहे महंगाई हो रही है, फिर जानवर की खुराक में भी जो है वो इजाफा होता है, फीड उनकी महंगी होती है, फिर ट्रांसपोर्ट बहुत महंगी हो रही है, जिसकी वजह से ऑल ओवर वो कह रहे हैं कि हर चीज़ महंगी हो रही है, तो डेफिनेटली जानवर भी महंगा हो रहा है। खैर अल्लाह रहम करे जी। राइट, आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर हमारे पास, बड़ी अच्छी सी खबर ये है कि फोर्ब्स मैगजीन, दुनिया का बड़ा नामवर मैगजीन है जो हमेशा से लिस्ट शाया करता रहता है द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, मोस्ट गुड लुकिंग पीपल। इस वक्त उन्होंने लिस्ट शाया की है 30 अंडर 30, उन्होंने जो 30 की एज से कम लोग हैं ऐसे 30 लोगों की लिस्ट शाया की है, जिसमें पाकिस्तानी भी हैं और बड़े खूबसूरत और किस कहते हैं ना टैलेंटेड लोग हैं इस वक्त इस लिस्ट में। उनका नाम भी हम लेना चाहेंगे। जैन अहमद है इस लिस्ट में, साथ साथ इसके अंदर अजीज आमना है। जैन को ऑफ कोर्स स्टाइल की फील्ड में गेम चेंजर समझा गया है। अजीज आमना ने मीडिया, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में बड़ा बेहतरीन काम किया है। साथ साथ शबाना शाह हैं जिन्होंने समाजी राब्तों की फील्ड में बड़े अहम किरदार अदा किया है। और इत्तेफाक ये है कि जैन अहमद, हमारी खुशनसीबी भी ये है कि हमारे शो में इस वक्त मौजूद हैं। जैन, वेलकम टू दुनिया बोल एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर। ये बताइए, हाउ डज इट फील टू बी अ पार्ट ऑफ दिस लिस्ट? कैसा लग रहा है आपको फोर्ब्स की इस अंडर 30 लिस्ट में आकर? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि काफी ही देर से एक ख्वाहिश थी, एक बकेट लिस्ट आइटम कह ले वो थी, बिकॉज इस तरह की लिस्ट में ना पाकिस्तानियों के जब नाम आते हैं तो वैसे ही बड़ी खुशी होती है, बिकॉज इंटरनेशनली आई थिंक हमारी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होनी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ रही है, फिल्म के अंदर भी बढ़ रही है और अब फैशन के अंदर भी आप लोग देख रहे हैं कि
hopefully we will go on to do even better things in the future. ज़ैन अपने काम के बारे में बताएं, वो बाकी लोगों से कैसे मुख्तलिफ है, क्योंकि आपका हमने देखा है कि आपके जो ड्रेसेस हैं वो करण जौहर भी वेयर करते हैं और एक दो और भी बड़े नाम हैं जो वेयर करते हैं शौक से, तो डिफरेंट क्या है, यूनिकनेस क्या है आपके काम में? देखिए, मेरे काम में सिर्फ यूनिकनेस यही है कि जब मैंने ये ब्रांड स्टार्ट की थी तो शुरू से ही ख्वाहिश और नीयत यही थी कि किसी ना किसी भी ट्रेंड्स को ना फॉलो ना किया जाए, कुछ ऐसी चीज बनाई जाए विच इज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, और कुछ ऐसी चीज बनाई जाए जो कि पाकिस्तान के हेरिटेज और आर्टिजनशिप को एक बहुत ही अच्छी लाइट में ग्लोबल स्टेज में दिखाया जाए उस चीज को। और इस जर्नी के अंदर हम काफी सक्सेसफुल इसीलिए रहे हैं कि हम लोगों का बाहर भी ना बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन रहा है। रास्ता इस वक्त 30 से ज्यादा ममालिक में बिकता है और तकरीबन मेरे ख्याल में रास्ता की जो प्रेस के अंदर जो पब्लिकेशंस हुई हैं, noteworthy publications, those are more than 8 to 10 in magazines like Vogue, Forbes, Hypebeast, some of the biggest fashion magazines, जहाँ पे पाकिस्तानियों का पहले आना इतना ज्यादा कॉमन नहीं था। इम्प्रेसिव। बहुत सारे डिजाइनर्स, बहुत सारे यंगस्टर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि वो भी फोर्ब्स की इस लिस्ट का हिस्सा बने। हाउ वुड यू टेल देम टू गो अबाउट इट? क्या रास्ता अपनाएं, क्या अपना वे पाथ रखें? ज़ैन, आई थिंक जो सबसे जरूरी चीज है ना वो आई वुड से इज योर हार्ड वर्क एंड योर डेडिकेशन। उसके बाद मेरे ख्याल में कि जिसकी काम में नियत साफ होगी ना तो फिर उसके लिए आगे जाके आई थिंक इट्स गोना बी अ ब्राइट फ्यूचर। You have to have a good heart and you have to be able to work really hard as well for it. That's what I would say. तो ज़ैन आगे कुछ सोचा है कि फ्यूचर में कुछ डिफरेंट डिजाइन्स मजीद आप आगे कुछ अलग चीज़ पे काम करेंगे या पाकिस्तान के आर्ट और हेरिटेज को ही जो है वो रिप्रेजेंट करते हुए ही अपना काम जारी रखेंगे? जी, आगे के काफी ज्यादा प्लान्स हैं। रास्ता has plans to open a flagship store maybe in New York, London, लाहौर में भी फ्लैगशिप स्टोर खोलने के इरादे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त ज़ैन कितने स्टोर्स हैं पाकिस्तान में? पीपल वांट टू फाइंड यू आउट का आपके कपड़े लेना चाहें तो हम कहाँ ढूंढ सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं? एक्चुअली रास्ता इज इंटायरली ऑनलाइन राइट नाउ। तो जब मैं लोगों को ये बात बताता हूँ तो वो काफी शॉक में चले जाते हैं कि इतनी ज्यादा आप लोगों ने फुटिंग किस तरह गैदर कर ली विदाउट हैविंग अ स्टोर। आई थिंक डिजिटल एज के अंदर रहते हुए वी डोंट नीड physical stores. Obviously it's a much added bonus, but we actually don't have any physical store. तो ये डिफिकल्ट नहीं हो जाता क्वालिटी वाइज, क्योंकि अक्सर ऑनलाइन अगर हम कोई चीज ऑर्डर करें तो हमें फैब्रिक का मटेरियल का पता नहीं चलता है। और साथ साथ जो मैं डिजाइन और आपका काम देख रहा हूँ इस वक्त फुटेज में, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स वेरी कल्चरली रिच, इट टेल्स यू अ लॉट अबाउट द पर्सन हु इज मेकिंग एंड वेयरिंग इट। मेरा सवाल यह है कि ऐसी चीज पहनने से पहले ना ज़ैन बहुत सारे लोग उसको देखना चाहेंगे कि यार एक बार मैं अपनी आंखों से देख लूं, ऐसा नहीं कि स्क्रीन पे कुछ ऊपर नीचे आ रहा हो, कलर्स थोड़े से डल ब्राइट आ रहे हो, तो क्या कोई ऑप्शन है उनके लिए? जी, आपने बहुत ही एक पर्टिनेंट सवाल पूछा है और ये हमारे कस्टमर्स का भी एक बहुत बड़ा एक कह लें एक उनके लिए ना एक इस तरह का एक स्टॉप गैप होता है कि वो रुक जाते हैं खरीदने से। बट हमारी कस्टमर सर्विस इतनी अच्छी है कि कल को इफ यू ऑर्डर समथिंग और अगर आपको नहीं अच्छी लगती, वी विल रिफंड यू द मनी बैक और वी विल से कि keep the clothes as well. सही, thank you so much. मैं आज ऑर्डर कर रहा हूँ, मैं आज ऑर्डर कर रहा हूँ, देख लीजिए मैं आज ऑर्डर करूंगा, फिर ऐसे ना मैं रिफंड भी कराऊंगा इंशाल्लाह, मुझे अच्छी सर्विस मिलेगी। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, मेरी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेकिन हमने एक नाम मिस कर दिया था, मोहम्मद साद भी हैं जो उस लिस्ट का हिस्सा बने हैं। मोहम्मद साद सनत के शोबे में उन्होंने बड़ा काम किया। ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और जैसा कि आप देख रहे हैं सुबह से ताला हम आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। 1 घंटे के बाद फहीम नमूदार होता है दूसरे घंटे में, क्योंकि ऑफ कोर्स सुबह को आंख बड़ी देर से खुलती है और जब खुलती है
तो बंद नहीं होती। क्यों सर क्या कर सकते हैं, स्पेशली मैं यही कहूंगा, अपने अपने घंटे की बात है, पहले घंटे में आप होते हैं, दूसरे घंटे में हम होते हैं। तो बताना सिर्फ ये था कि देखें बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें और बहुत ही दिलचस्प मामला जो हैं वो सियासत में चल रहे हैं। अगर मैं ये देखूं कि लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ हुए में, हाजिर वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाया हुआ है। मैं कहता हूँ यार देखें कितनी मेहनत कर रहे हैं दोनों बाप बेटे, बेचारे सुबह में कोर्ट में होते हैं, शाम में मुल्क संभाल रहे हैं, तो प्लीज़ उनके साथ ऐसा ना करें। थोड़ी सी जो है वो सिंपथीज रखें, थोड़ा सब्र रखें, सब्र का दामन अपने हाथों से ना छोड़ें, क्योंकि ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल, और सब्र का फल मीठा होता है। मीठे आम की अगर हम बात कर लें तो अभी थोड़ी देर पहले ही ब्रेक से पहले वक्फे के दौरान मैं और ताला यही बात कर रहे थे कि आम की फसल में 40% तक कमी आई है, जिसकी अहम वजह क्लाइमेट चेंज है। और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ जंगलात में आग लगती जा रही है, जिसके हमारे पास एक वीडियो भी मौजूद है। मैं चाहूंगा, अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि मुदस्सिर प्लीज वो वीडियो प्ले कीजिए, ताकि हम उस वीडियो को नाजरीन के साथ शेयर भी कर सकें और नाजरीन को बता भी सकें कि जंगलात में तकरीबन 6 मकामात पर, खैबर पख्तूनख्वा के ये जंगलात हैं जहां 6 मकामात पर आग भड़क उठी है गर्मी की वजह से, और शायद हवा में नमी का तनासुब बहुत ज्यादा कम है, खुश्की है, जिसकी वजह से इस आग पर काबू नहीं पाया जा रहा और ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। और अगर आप इसका ट्रैक चेक करें तो आपको पता चलेगा कि पहले इस्लामाबाद में मारगला के पहाड़ों में भी ये आग लगी है तलहा, और इसके बाद बलूचिस्तान के कराची में बेसमेंट्स में, बिल्कुल बेसमेंट्स में आग लगी। और ये आग का एक ट्रेंड जो है वो निकला हुआ है और ये समझ से बाहर होता जा रहा है। ये विजुअल्स आप देख रहे हैं, और आग जो है वो न जाने किस वजह से पूरे मुल्क को घेरे हुए है, और हर चीज में जो है आग लगी हुई है। अगर आप महंगाई देखें तो दाम जो है वो, याद होगा आपको कोहे सुलेमान में भी आग लगी थी, जहां ईरान से जहाज भेजा गया था आग बुझाने के लिए। उसमें आपकी सोच है कितने अखरोट और चिलगोजे के दरख्त कितने एकड़ों पर मुहित जल गए हैं, कितने अरबों का नुकसान हुआ है। आप जानते हैं ना चिलगोजे का रेट क्या है? सब बिल्कुल ऐसा ही है। और यही हमारे शो में ही बैठ के जब हम बात कर रहे थे तो वहां की एक रिप्रेजेंटेटिव ने यह भी बताया था, और मुझे अच्छी तरह याद है जो उन्होंने कहा था कि सिर्फ 3 जानें गई हैं, और हमने इख्तलाफ भी किया था कि जी इंसानी जान है, ऐसा ना किया जाए। तो ये एक वजह हो सकती है जी कि आग पूरे मुल्क को घेरे हुए। तलहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है। मैं वजह बता रहा हूं। मैं चाहूंगा कि थोड़ा टेक्निकल पॉइंट्स जो है वो आप कुछ पॉइंट्स मेरे पास हैं। ये जो हमारी गर्मियां हैं ये तारीख की सबसे गर्म तरीन गर्मियां साबित हुई हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो वाटर शॉर्टेज है फहीम वो 50% कम है, और इतनी वाटर शॉर्टेज हमें सिर्फ 1991 में देखनी पड़ी थी। 1991 के बाद पानी की कमी हम इस साल फेस कर रहे हैं। 26% बर्फबारी कम हुई है, जिसकी वजह से पानी कम हुई है। बारिशों की जो तादाद रही है पिछले चंद माह से इंतहाई कम रही है, जिसकी वजह से मुश्किलात हुई हैं। खरीफ सीजन 40% फसलों को पानी कम मिला है, जिसकी वजह से गन्ने की फसल, चावल की फसल, कॉटन की, बाजरे की, मकई की, जी हाँ गंदम तो हम $2 बिलियन की इंपोर्ट कर रहे हैं, तकरीबन 3 मिलियन टन, 30 लाख टन। आम भी गया। यूएस एक्शन प्लान ऑन ग्लोबल वाटर सिक्योरिटी के जो फोरकास्ट है उसके मुताबिक आने वाले 10-15 सालों के हालात इंतहाई कहत ज़दा होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका की रिपोर्ट कह रही है फहीम। ओह माय गॉड। और अमेरिका सरकार जो कहता है वो तो फिर सच ही होता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कर देते हैं रजीम चेंज, तो रजीम चेंज भाई ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है जी जनाब। कसर अबलग से फरमान जारी हुआ, हमने तायीद की और अभी भी हम कर रहे हैं। अमेरिका की खबर पर हम यकीन जरूर करेंगे। और एक खबर जो है वो एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी भी जो है वो ताला मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो ना सिर्फ अपने सामने मौजूद मुश्किलात का बेहतरीन हल निकाल लेती हैं, बल्कि अपनी कामयाबी के साथ साथ मुआशरे के दीगर कमजोर अफराद की मुश्किलात भी दूर करती हैं। बड़ी ही मजबूत खवातीन होती हैं। ऐसी एक खातून राबिया राहील है, जो इस्लामाबाद में वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। पाकिस्तान की पहली स्केचर लाइन डिजाइनर हैं, और इन्हें मिरेकल गार्डन यू पार्क को आर्किटेक्ट करने का एजाज भी हासिल है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपने विजिट किया हो तला, बहुत ही जबरदस्त जगह, और इनकी खिदमात के एतराफ में हाल ही में इन्हें बेस्ट एक्सीलेंसी अवार्ड से नवाजा गया है। राबिया राहील हमारे साथ हैं, उनसे बातें आपकी और उनसे बात भी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया साहिबा। राबिया साहब से गुजारिश है कि अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें, क्योंकि अगर उनकी टीवी की आवाज खुली भी होगी तो हम बार बार से अपनी आवाज रिपीट होते हुए सुनेंगे। राबिया, फहीम आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। वालेकुम अस्सलाम जी। राबिया, सबसे पहले तो आपको इस एक्सीलेंसी अवार्ड की बहुत बहुत मुबारक हो।
बहुत शुक्रिया और आप लोगों ने मुझे चैनल पे इनवाइट किया, इसके लिए भी आई एम थैंकफुल। नहीं, अच्छा राबिया मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने एज ए आर्किटेक्ट अयूब पाक जो डिज़ाइन किया है, इसकी थोड़ी सी डिटेल अगर आप हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि विजुअल हमारे साथ स्क्रीन पे चल रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि नाजरीन भी जो हैं वो इसकी थोड़ी सी डिटेल जान पाएँ कि सदर पाकिस्तान ने अवार्ड से भी आपको जो है वो नवाजा है, तो कैसा महसूस हो रहा है कि अपने काम पर इस एज एन अचीवमेंट आप इसे एक्सेप्ट कर रही हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं अभी कुछ वो कौन से मराहिल होते हैं भाई साहब जो और भी हैं, बहुत सारे सितारों से आगे जहां और भी हैं? मैं आपको बिल्कुल बताना चाहती हूँ कि मिरेकल गार्डन इज़ लाइक मेरा एक मेगा प्रोजेक्ट था और मुझे ये अयूब पाक की मैं ऑफिशियल डिज़ाइनर भी हूँ और ये 1959 में अयूब खान के टाइम पे ये एक बारादरी थी और ये मुझे जब कहा गया कि इसको आपने कुछ क्रिएट करना है तो इसको मैंने फिर जिस तरह एक दुबई का मिनिएचर मैंने यहाँ पे इसको मिरेकल एंड ग्लोइंग गार्डन बनाया है, पाकिस्तान का फर्स्ट एवर मिरेकल एंड ग्लोइंग गार्डन। अच्छा, ये आपकी इंस्पिरेशन जो है वो जो दुबई का मिरेकल गार्डन है ये वहाँ से इंस्पायर होकर आपने जो है उसके एक मिनिएचर बनाया है। वेरी गुड, जबरदस्त। जी, मुझे था कि पाकिस्तान के लिए मैं कुछ करूं तो मुझे ये मौका मिला और ये मुझे AHF आर्मी हेरिटेज फाउंडेशन और GHQ के अंडर ये आता है, तो उन्होंने मुझे इसमें मुझे सिलेक्ट किया और उस पे ये तक कि मैंने ये पूरा मिरेकल गार्डन जो है इसमें 187 एलिमेंट्स हैं रॉट आयरन के और इसमें डिफरेंट कलर्स हैं और डिफरेंट इसको हमने एक जो है लेक के ये बिल्कुल सराउंडिंग के उसके बीच में ये एक खूबसूरत मिरेकल गार्डन है जो कि आप रात को भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। इट्स अ ग्लोइंग गार्डन और डे में आप आते हैं तो इट्स अ मिरेकल गार्डन। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे इससे बहुत कहते हैं ना कि एक लाइफ की आपको सेटिस्फेक्शन कि पाकिस्तान के लिए मैंने जो ये मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, उसके बाद मुझे ज़ू, फिर इनके साथ आर्मी म्यूज़ियम और भी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से मुझे यहाँ पे कनेक्शन मुझे मिला और मैंने फिर यहाँ पे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के साथ और ब्रांड्स के साथ, सैलून्स के साथ मैं मतलब खाली इट्स नॉट ओनली कि मैं लैंडस्केपिंग में हूँ, आई एम इन रेजिडेंस एंड कॉर्पोरेट and commercial designer और I'm only one designer in Pakistan who is doing in signature line design। हमारा एक डिज़ाइन जो बन जाता है वो हम दोबारा रेप्लिकेट नहीं करते हैं और हमारा एवरी डे इज़ अ न्यू क्रिएशन। तो ये है कि इस मिरेकल गार्डन ने जो, मैं तो सब लोगों को ये कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है, हम लोग क्या करें, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरह के मौके हम लोगों को दें, अपॉर्चुनिटीज़ दें लोगों को जिनके पास इतनी क्रिएशन है और हम लोगों के पास इतने आइडियाज़ हैं जो हम लोग और भी पाकिस्तान को इम्प्रूव करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। अभी तो ये मिरेकल था, छोटी जगह थी, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इसको इतना अप्रिशिएट किया है। यकीनन राबिया, अभी तक 2 इयर्स हो गए इसको बने हुए, लेकिन इवन देन अभी तक लोग मुझे राइट राबिया, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज आपको एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर, जिससे आपने बातें की हैं कि आप अपनी डिज़ाइंस रिपीट नहीं करती हैं और आप कस्टमाइज डिज़ाइंस करती हैं, लैंडस्केप में भी हैं, रेजिडेंस में भी हैं, कमर्शियल डिज़ाइन में भी हैं, और जिस तरह GHQ ने आपके साथ ये मिरेकल एंड ग्लोइंग गार्डन क्रिएट किया है, यकीनन इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। लेकिन हम देखते हैं कि राशिद राना जैसे आर्टिस्ट भी हैं जो दुबई में जाके ऐसा काम करते हैं कि दुनिया उनकी गर्विदा हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान में वो काम करते रहते हैं लेकिन कोई उनका नाम नहीं ले रहा होता था पहले, लेकिन अब दुबई में क्योंकि वो नाम कमा कर आ गए तो हम सब उनको मानना शुरू हो गए। लेकिन सैडली जो काम दुबई में हो रहा होता है वो पाकिस्तान में नहीं हो रहा होता। जिस तरह आपने बात की कि GHQ ने आपको मौका दिया और आपने खूबसूरत गार्डन जिस तरह दुबई में आपने देखा था पाकिस्तान में बनाया, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के हर शहर में बने, सिर्फ एक शहर में ना हो। क्या वजह होती है कि जिस तरह आपको अवार्ड से नवाजा गया, फिर आपको रिकग्निशन मिला, आज हम आपको शो में बुला के आपका इंटरव्यू करें, लेकिन आप जैसे बहुत सारा टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है जिनको ये रिकग्निशन नहीं मिलता? एम आई राइट राबिया? जी देखिए, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये जो अवार्ड मिला ये इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म से मिला मुझे, बिकॉज मैं इसमें उनकी एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। लेकिन उसमें जितनी एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हैं उसमें वुमेन्स को वो लोग ये अवार्ड उन लोगों ने सिलेक्ट किया, नॉमिनेट हुई मैं इसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग की प्लेटफॉर्म से।
तो ये हमारा प्रेसिडेंट हाउस में जो बहुत अच्छा एक फंक्शन हुआ 8 जून को, तो उस पे हमारी 22 विमेंस को ये अवार्ड मिला और मुझे इस अवार्ड का मेरा ख्वाब था। और मैं ये कहती हूँ कि जो भी ये इस अचीवमेंट तक पहुँचने के लिए ये आप वन नाइट में लोग कहते हैं कि जी हम यहाँ तक पहुँच जाएं, इसके लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है और मैंने दिन रात इसके लिए मेहनत की। ये मेरा एक ड्रीम था और ये मुझे आज ऐसे लगता है कि मैं कंप्लीट अभी भी लिटरली मैं अभी भी नहीं कहूँगी कि मैं कंप्लीट हो गई हूँ, मैं और भी मेरी विश है कि मैं इससे भी बेहतर और चीज़ें करूँ। और जितनी यहाँ पे विमेंस हैं पाकिस्तान में, मेरे से भी ज़्यादा क्रिएटिव विमेंस हैं जो कि मुझसे कांटेक्ट करती हैं कि हमें प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। राबिया राहिल, बहुत बहुत शुक्रिया। राहिल हमारे साथ एंटरप्रेन्योर मौजूद थी, इंटीरियर डिजाइनर हैं और यकीनन आपने जिस तरह की बातें की, पाकिस्तान में यकीनन टैलेंट बहुत ज्यादा है, प्लेटफॉर्म्स नहीं है, टैलेंट बहुत कदर नहीं। साथ साथ आपको इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अवार्ड से भी नवाजा है और हम कोशिश ये करते हैं कि जितनी भी वुमेन आर्टिस्ट हों जो हमारे मुल्क का रोशन मुस्तकबिल हो, उनको हम ये प्लेटफॉर्म दे, अपना प्लेटफॉर्म दें, क्योंकि मुल्क तो किसी को प्लेटफॉर्म देगा नहीं, ना एक मौका देगा आगे बढ़ने का, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है एज मीडिया टू ब्रिंग दिस टैलेंट ऑन स्टेज और आपसे मिलवाएं ताकि उनको वो रिकग्निशन मिल सके, वो पहचान मिल सके जिसके वो हकदार हैं। और ऐसी एक और आर्टिस्ट हैं हमारे साथ इस वक्त हमारे सेट पर मौजूद जिनको रिकग्निशन मिलना चाहिए, उनसे उस आर्टिस्ट से मिलने के लिए ले चलते हैं आपको वर्दा और फहीम की जानिब। ओवर टू यू गाइस। थैंक यू सो मच तलहा। बिल्कुल आपने सही कहा कि ख़वातीन को हमें लाजमी प्रमोट करना चाहिए और ऐसी ख़वातीन जो माशरे में इस तरह के काम कर रही हैं, बिल्कुल डिफरेंट और अनोखे काम कर रही हैं। और ऐसे ही मैं आपको मिलवाऊंगी एक टैलेंटेड लेडी से। तुम कहें अगर तो कैनवस और पेपर्स पे तो आपने पेंटिंग देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ कराची की एक ऐसी आर्टिस्ट से जो फहीम रेज़न पेंटिंग करती हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ आने से पहले नाजरीन आपको मैं बता दूं कि मैं कसम खा के कहने के लिए तैयार हूँ, मुझे नहीं पता था रेज़न पेंटिंग क्या होती है। मैं इस पेंटिंग को 3D पेंटिंग ही समझता था और आम जबान में अगर बात की जाए तो आप लोग भी इसे यही समझेंगे। इस पे ज्यादा डिटेल में बात करने से पहले, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्टर रुत की पेंटिंग भी यहाँ पर मौजूद है और बहुत सारे यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये एक टेबल साइड टेबल का ऑर्डर जो है वो वर्दा ने दे दिया है। इसके नीचे इन्होंने पाए लगवाने और उसके बाद ये साइड टेबल बन जाएगी। सेंटर टेबल का ऑर्डर दे दिया है। अच्छा, सेंटर टेबल का ऑर्डर दिया है। सेंटर टेबल और ये रेज़न आर्ट से बनी हुई है, वेरी गुड, अगर आप देख सकते हैं, ये और 3D है। हमारे साथ बख्तावर मौजूद है। वेलकम टू द शो बख्तावर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जो पेंटिंग कर रही हैं रेज़न आर्ट, उससे बिल्कुल बरअक्स यहाँ पर डॉक्टर रुत की जो है वो एक पेंटिंग मौजूद है। तो वाई डॉक्टर रुत, ये क्या इंस्पिरेशन है आपकी? क्योंकि मैंने आपके पैकेज में देखा आपके पास और कोई पेंटिंग नहीं रखी हुई थी, डॉक्टर रुत सबसे ज्यादा क्लोज आपके जो है वो हर फ्रेम में मुझे नजर आई। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ एक्चुअली, तो और डॉक्टर इरफान के बारे में सब जानते हैं कि कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है और हर डॉक्टर के लिए पूरी दुनिया में कोई भी इनसे जो है ना इंस्पिरेशन ले सकता है। तो मुझे बहुत शौक था उनसे मिलने का और जब मैं फारिग हुई और मेरा दिल किया तो फिर वो पास्ट हुए, तो फिर मैंने उनके लिए एक पिक्चर बनाई थी, पेंटिंग बनाई थी और ये अपनी उनसियत इनके साथ ऐसे जुड़ सकती हैं कि आप इनके मिशन को आगे लेके चलें कि जो सोशल सर्विसेज इनकी चल रही थी वो इंसानियत के लिए बहुत ही अहम है, बड़ी कीमती है और बहुत ज़्यादा खिदमत इन्होंने अंजाम दी है। मेरी गुजारिश आपसे यही होगी कि जब आप डॉक्टर बन जाएं तो इनके मिशन को आगे बढ़ाएं। अच्छा, मैं बख्तावर यहाँ पे आपसे रिलेटेड सवाल करूंगी सारे रेज़न आर्ट से, क्योंकि पहली बात तो ये कि रेज़न आर्ट यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि होता भी है और ये आर्ट क्या है बेसिकली। अच्छा, इंटरनेशनली अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर रहा है, मगर अफसोस की बात हमारे यहाँ इतना कोई नहीं कर रहा, हमारे यहाँ लोगों को पता भी नहीं है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि इस रेज़न जो अपॉक्सी इज अ केमिकल राइट, जिसके ऊपर आप इसको डालते हो, पूरा उसको लेवल करते हो, वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है पाकिस्तान में? अब बहुत इजीली अवेलेबल है पिछले कुछ सालों से, लेकिन जब हमने शुरू किया था तब नहीं थी, बहुत मुश्किलों से, हमें नाम भी नहीं पता था, उसको ढूंढना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन अब ये हर जगह पे मिल जाती है, लेकिन क्वालिटी में डिफरेंस होता है, हर जगह अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता। सही, तो आप नहीं, मैं इनकी पेंटिंग से रिलेटेड टेक्निकल सारे सवाल आपके, मुझे क्योंकि इस बारे में टेक्निकली कुछ नहीं मालूम है जी, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कार्प फिशेज आपके हर उसमें मैं देख रहा हूँ, कोई जैसे जापानीज जबान में कहा जाता है, तो इससे क्या उनसीयत है आपकी? वाई कार्प्स? ये बहुत कलरफुल होती है ना, बहुत अट्रैक्टिव लगती है एकदम देखने में, और ये पॉन्ड्स में होती है तो इस वजह से इसका एनवायरनमेंट भी बड़ा खूबसूरत होता है, पत्ते वत्ते बड़े होते हैं। अच्छा, मैंने सोचा शायद डॉक्टर रुत की तरह कार्प की भी कोई स्टोरी होगी आपके पास। अच्छा, मुझे बख्तावर ये बताइए कि इसकी प्राइस क्या है आपकी? ये साइड टेबल, अच्छा बेसिकली ये साइड टेबल उन्होंने डिजाइन की है, ये 3D में है, अगर इसके अंदर आप देख सकते हैं फिशेज वगैरह भी हैं तो वो भी 3D में ही है और ये असली मछलियाँ नहीं है लेकिन लगती बिल्कुल असली हैं। तो पहले तो ये बताइए बनाई कैसे है, इसकी कॉस्ट क्या है, और अगर हम
हम नॉर्मली आपको ऑर्डर भी दे सकते हैं, तो आप टेबल, साइड टेबल्स वगैरह इस तरह की चीजें बना सकती हैं, तो मिनिमम कितने से स्टार्ट होता है? किस तरह से आपको जो है वो ऑर्डर दिया जाए वो भी बताइएगा प्लीज। एक तो ये कि इसमें ये डिपेंड करता है कि साइज पे डिपेंड करता है। इसी पे बात कर लेते हैं ना, जो ये अगर इतना ये साइज स्टैंडर्ड, ये साइड टेबल का एक साइज है, एक और वुड पे है, रियल वुड है, ओरिजिनल वुड है, कितने तक की कॉस्ट पड़ेगी इसकी? ये अगर मैं सेल करने जाऊँ तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 35,000। भाई थोड़ा मुनासिब सस्ता नहीं सस्ता बता रही है। नहीं मैं तो थोड़ा सा पाकिस्तानी नेचर के साथ भाई थोड़ा मुनासिब कर लें, 20 कर लें। सबसे मुनासिब यही था। सबसे मुनासिब। ऐसे कस्टमर्स आएंगे, तैयार रहना है आपने। जी बिल्कुल, मैं हाँ ऐसे बहुत सारे आएंगे। दुकानदार हूँ इस मामले में। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि बख्तावर ने कहीं से ये चीज सीखी नहीं। सबसे अनोखी और एक मैं कहूंगी अचंभे की बात है कि इन्होंने कुछ सीखा नहीं है, खुद से इन्होंने प्रैक्टिस की है, खुद से ये लर्न कर रही है और खुद से ये बना रही है। और इनकी पहली पेंटिंग अगर आपको दिखाएं, ओ माय गॉड, वो इस तरह की पेंटिंग थी, लेकिन कोई इमेजिन नहीं, कोई यकीन नहीं करेगा जब उन्होंने ब्रश उठाया तो वो पहली पेंटिंग थी इनकी और इतनी परफेक्ट बनाई थी इन्होंने। मैंने पिक्चर देखी उसकी, तो गॉड गिफ्टेड है ये सब चीज़ें। कैसे जहन में आता है इतना सब? असल में मेरे फादर करते हैं, शुरू से करते हैं, उनको मैंने देखा है, लेकिन उन्होंने भी कहीं से नहीं सीखा है। इज अ PI ऑफिसर और उन्होंने भी इसी तरीके से करते थे, शौकिया करते हैं बिल्कुल। उनको बस देखा ना, उन्होंने मुझे कुछ सिखाया कभी कि इस तरह से ये ब्रश यहाँ पे यूज होगा या कुछ, बस उनको देखते देखते और खुद ही हो गया। इंस्पिरेशन क्या है आपकी? मतलब जैसे सादकैन साहब यहाँ से जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम गुजरे हैं, गुलजी बहुत बड़ा नाम गुजरे हैं, MF हुसैन, अगर आप इंडो पाक की बात कर ले तो ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के एक ऐसी फॉर्म है जो कि दुनिया भर में मानी जाती है, जानी जाती है। और आपकी आर्ट में भी जो है वो मैं देख रहा हूँ कि एक फील एब्स्ट्रैक्ट की मिल रही है, क्योंकि आप कलरफुल बहुत ज्यादा चीजों को हाईलाइट कर रही है। तो एक इंस्पिरेशन किसी ना किसी की कहीं ना कहीं जरूर होती है, कोई सीनरी, कोई शख्स, कोई वाकया, कोई सानेहा। क्या ऐसी इंस्पिरेशन है जिससे आपको लगा कि मैं पेंट करूं? नहीं, मेरी इंस्पिरेशन सिर्फ मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं, दोनों करते हैं और उनको देख के मुझे शौक चढ़ा। मैंने पढ़ाने में मिला है ना उनको, जीन्स वाला मामला है जी, ये जीन्स, ये DNA वाला है, इन्नेट है बिल्कुल। क्योंकि मैंने कहीं से नहीं सीखा, ना मेरे फादर ने कहीं से सीखा, और वो कहते हैं कि मेरे दादा भी बनाते थे, तो उन्होंने भी कहीं से नहीं सीखा था। तो स्किल्स भी इस तरह से जीन्स में रन कर सकती हैं। बिल्कुल, तो फिर तो इस पे हम सवाल ही नहीं कर सकते आगे दूसरा बख्तावर, क्योंकि जब आपके दादा से चली आ रही है एक चीज तो विरसे में तो आपको फिर मुफ्त में मिली है। कोई सवाल ही नहीं हो सकता, सिर्फ DNA टेस्ट होगा और उसमें रिजल्ट आएगा पेंट। अच्छा, इसमें मैं आपसे सवाल करूंगी बख्तावर कि हो सकता है जो लोग रेजन आर्ट को या इस तरह की चीज़ों को समझते हैं वो ये सवाल जरूर करें। अच्छा, हम ये देखते हैं रेजन आर्ट में इस तरह की टेबल्स वगैरह बनती हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे अगर कोई पानी बनाया हुआ है या इस तरह कलरफुल था किया तो उसमें ग्लो आ रहा होता है। इसमें मैंने देखा है कि आपने 3D में फिशेस तो बनाई हैं, लेकिन और आपका पानी भी दिख रहा है लेकिन वो ग्लो नहीं कर रहा। रीजन क्या है इसका? एक तो ये कि ये चीज थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनती है, हम इसको लेयर्स में बनाते हैं, और जो आप बात कर रही हैं वो ग्लो, वो एक मीका पाउडर, खास का पाउडर आता है, उससे बनता है, और वो एक ही लेयर में आपको काम करना होता है। और अगर मैं इसमें वो यूज करती तो ये फिशेस इतनी मेरी जो है ना वो साफ नजर नहीं आती। नहीं होती। जी बिल्कुल। अब मुझे ये फिश दिखानी है, पानी का ग्लो नहीं दिखाना। अगर मैं खाली वो दिखाती तो फिर मैं उसमें ग्लो डालती। अच्छा, मैंने देखा है, मैं अक्सर ये होता है कि बहुत सारे लोग मुझसे शायद एग्री करें कि जब हम फारिग होते हैं ना रात को 2:30 बजे के बाद एक ऐसा दौरा चढ़ता है हमें यूट्यूब पर कि हम या तो वो दो भाइयों को देख रहे होते हैं जो कि जमीनें खोद खोद के पूल बनाते हैं, ठीक है जी, मोस्टली, या हम खाने देख रहे होते हैं कि जी कहाँ कहाँ क्या बन रहा है, या एक ऐसी फॉर्म होती है आर्टिस्टिक जिसे कि हम बार बार देखते हैं, जो लोग जो है कारपेंटर्स जो हैं जो बहुत डिफरेंट आर्ट्स बना रहे होते हैं, उसमें ये रेजन आर्टिस्ट जो हैं वो अपने टेबल्स को बनाते हुए इसकी मेकिंग दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मेरा ये मशवरा भी आपसे और सवाल भी है कि आपने अभी तक कोई ऐसा YouTube चैनल ज्वाइन क्यों नहीं किया, बनाया क्यों नहीं, जिसमें आप इसकी मेकिंग ग्राउंड जीरो से लेकर के इसके फाइनल प्रोडक्ट तक इसे आप बनते हुए दिखाएं हमें। मेरे ख्याल में आवाम की भी ये ख्वाहिश होगी कि हम अपने लोकल आर्टिस्ट को ये करते हुए देखें। बिल्कुल, मैंने सोचा था, लेकिन मेरी पढ़ाई ने मुझे कभी इतना टाइम नहीं दिया कि मैं इसको बाकायदा तौर पर शुरू करूँ कोई यूट्यूब चैनल। बस जैसे जैसे टाइम मिलता था मैं वैसे वैसे करती जाती, इतना बाकायदा तौर पे मैंने किया नहीं है कभी कोई काम। तो सोचा है अगर कभी फारिग हुई तो फिर मैं ज़रूर शुरू करूँगी। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करके बोलते हैं कि आप हमें सिखा दें। नहीं, आपको बिल्कुल करना चाहिए इसको, एज ए करियर भी आपको परस्यू करना चाहिए। डेफिनेटली हमें पूरा यकीन है इंशाअल्लाह आप इसमें ज़रूर कामयाब होंगी, बल्कि हो गई हैं, और ज़रूर आपका नाम इसमें रोशन करेंगी। हम पाकिस्तान का भी और इंटरनेशनल तौर पे भी इसको मनवाएंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बख्तावर, आप आई यहाँ पे। और ये साइड टेबल मेरी हुई है, ये साइड टेबल आपने लीजिए। डॉक्टर रुत को जो है वो मैं यहाँ से ले जाऊंगा अगर वो मुझे देने के लिए तैयार हुई तो, बिकॉज एवरीबॉडी ब्रेक में करते हैं, ब्रेक में बख्तावर को मनाते हैं। आप जा लीजिए एक ब्रेक, हम मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है।
दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और हम जब बात करते हैं सोशल मीडिया की या फिर डिजिटल मीडिया की, तो हम कहते हैं हमेशा बुरा भला कि भाई हम सोशल मीडिया से हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही सीखते हैं डिजिटल मीडिया से। ऐसा है? मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, ये वो छुरी है बर्दा जिससे आप खाना भी काट सकते हैं और इंसान की जान भी ले सकते हैं। या आपके हाथ में है कि उस छुरी से आप क्या करना चाहें। लेकिन इस वक्त जिस हम प्लेटफॉर्म का जिक्र करने वाले हैं, जिस बहुत बड़े इदारे का हम जिक्र करने वाले हैं, उसका नाम है अल नाफे। अल नाफे एक ऐसा वेंचर है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स, जो पाकिस्तानी बाहर पढ़ने गए थे, और कोई ऐसे वैसे नहीं, बड़े पढ़े लिखे पाकिस्तानी जो कि स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए हैं, रॉयल हॉलोवे से पढ़े हुए हैं, MIT लंदन से पढ़े हुए हैं, उन्होंने अल नाफे शुरू किया है। मकसद यह है कि बेहतर से बेहतर तालीम और इस दौर के वक्त के मुताबिक जो डिजिटल एज है, डिजिटल एरा है, इसमें जिस तालीम की अशद जरूरत होती है वो प्रोवाइड की जाए। मैं थैंक यू करना चाहूंगा, वेलकम करना चाहूंगा अपने सेट पर मोहम्मद फैसल साहब को, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। अल नाफे क्या क्या करता है ये भी मैं आपको बता दूं। साथ साथ ये बहुत सारे कोर्सेज कराता है टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, जिसके अंदर साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, सिस्टम ऑपरेशंस, डेटा साइंस, डेवलपिंग ऑप्स, IT एश्योरेंस फ्रेमवर्क, ISO लीड इंप्लीमेंटर, बहुत सारे बड़े बड़े कोर्सेज है। साथ साथ रिलीजियस तालीम भी दी जाती है। एक्सपर्ट हैं जामिया अल अज़हर से, अभी भी अल अज़हर में पढ़ रहे हैं इजिप्ट में, माशाल्लाह से IELTS की तैयारी होती है, इमिग्रेशन कंसल्टेंसी है, अल नाफे, गनीमा साइबर स्पेस लैब्स हैं। बड़ी मेहनत की है फैसल साहब ने। यकीनन मैंने जो बातें भी आपको बताई हैं वो सर के ऊपर से अगर गुजर गई हैं, तो फैसल साहब की गुफ्तगू सुनना बहुत जरूरी है। फैसल साहब, अल नाफे के बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह। सो अल नाफे 2008 में जब मैं स्टैनफोर्ड में था, तो वहाँ पर नासा के एक प्रोजेक्ट मैनेजर आए हुए थे, उनका नाम तारिक कुछ करके था। सो वो उस टाइम पे ना बता रहे थे कि भाई नासा में किस तरह से जो लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, क्या करते हैं। और उसी टाइम पे कोर्सेरा और एडेक्स एक नया प्लेटफॉर्म बन रहा था। सो कोर्सेरा एडेक्स जो है ना, वो आईवी लीग जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो बना रही थी। सो मैं वहाँ बैठा हुआ सोच रहा था कि ना किस तरीके से, आई वॉज द ओनली मुस्लिम इन द क्लास। मैं सोचा था कि यार जो है ना कि किस तरीके से हम लोग जो हैं वो बात कर रहा था कि भाई इंजीनियर्स कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, आपस में कैसे बात करेंगे। मैं सोच रहा था कि हम लोग किस तरीके से तालीम को आसान कर सकते हैं। क्योंकि जब मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की वहाँ क्लास हो रही थी, तो उसने, एक प्रोफेसर था हमारा, उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कोई भी आइडिया को इंसीव करने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। एक आपको चाहिए थी मैसिव पॉपुलेशन, तो वो कह रहा था US में मैसिव पॉपुलेशन है। वो US के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था, मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सोच रहा था, और OIC के इन जनरल सोच रहा था। फिर उसने कहा कि ना बहुत सारे इश्यूज़ होने चाहिए। मैंने कहा इश्यूज़ तो इनसे ज़्यादा तो हमारे पास हैं। और थर्ड उसने कहा कि भाई सोल्यूशन आप उसकी लेकर आएँ, देन यू विल बी सक्सेसफुल। सो जब मैं सेक्वायर कैपिटल में काम कर रहा था कैलिफोर्निया में, पैसाडीना में, तो मैंने सोचा कि यार वहाँ पर जिस कंपनी थी ग्रीन डॉट, उसके अंदर वहाँ सेक्वायर का एक एडवाइज़र था जो वहाँ का वेंचर जिसका संभाल रहा था। तो मैंने उसको ये आइडिया पिच किया कि यार मैं ये करना चाहता हूँ। तो उसने कहा हाँ ठीक है, मैं $1 मिलियन लगाता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, सही है। बस मैंने इतना पूछा उससे, उसके बाद मैंने खुद अपने पैसे जमा किए और 2008 पे 2014 में कंपनी को रजिस्टर्ड किया। टुक मी सम टाइम बिकॉज आई हैड टू हैव माई इन्वेस्टमेंट, माई कैपिटल। और उसके बाद मैंने शुरू किया। लेकिन शुरू करने का मकसद यही था कि मेरी जो वालदा हैं वो सरहद में 8 जमातें पास हैं। बहुत मेहनत से हमें पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ किया, बाहर भेजा, ठीक है, वो भी इस तरह से किया। तो मैं एक स्ट्रगल से गुजरता हुआ आ रहा था, राइट। सो जो मेरी फैमिली है वो बहुत ही डिफरेंट, यानी कि कबायली इलाकों की फैमिली होती है ना, वैसी फैमिली है। तो एजुकेशन जो थी वो एक ही चीज़ थी कि जिसके ऊपर एम्फेसिस था। लेकिन एजुकेशन अब दुनिया में लोगों के हाथ से निकलती चली जा रही है। इट्स गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव। प्लस वो ये रहा है कि ना जो लोग यूनिवर्सिटी, जो जॉब मार्केट है और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ है नाउ, मैं यहाँ से आ रहा था अभी आपके ऑफिस, तो इल्मा यूनिवर्सिटी और ये यूनिवर्सिटी, लेफ्ट एंड राइट यूनिवर्सिटीज़ के बड़े बड़े कैंपसेस हैं, एंड दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, मतलब कि बहुत ज़्यादा। एंड प्लस जब वो बच्चे निकलते हैं तो वो जॉब मार्केट यहाँ होती है एंड वो दे लीव देम हियर। राइट। आफरीदी साहब जो आप बात करना चाह रहे हैं, मैं एग्री भी करूंगा कि शायद मेरी जो बैचलर की फीस थी वो आजकल बच्चों की प्ले ग्रुप की स्कूल्स की फीस होती है। इसलिए बड़ा दुनिया में से सबसे बड़ा जो बिजनेस पाकिस्तान में हो रहा है वो एजुकेशन और हेल्थ है। आफरीदी साहब ये बताइए, जो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि तालीम जो दी जाती है
और मार्केट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो आप किस तरह ट्रेन कर रहे हैं अपने शागिर्दों को? सो हमने क्या किया कि व्हाट वी डिड वाज कि सिंस हम डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग के ऊपर भी काफ़ी काम करते हैं, AI के ऊपर, सो वी डिड अ एक्सटेंसिव सर्च के क्या होना चाहिए। व्हाट वी फाउंड आउट के US के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बच्चों को डे 1 से ना ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप की रिक्वायरमेंट्स पे इंगेज करते हैं, ऐसे स्पीकर्स को लेकर आते हैं कि जो इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, और इवन कि उनके जो ट्रेनर्स जो टीचर्स होते हैं वो भी इंडस्ट्री से आ रहे होते हैं। OIC इन जनरल, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक काउंसिल, अगर आप देखें तमाम मुस्लिम ममालिक जिसमें पाकिस्तान सबसे बड़ा है पॉपुलेशन वाइज, उसमें अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल यही काम नहीं करती। तो हमने कहा भाई टीच द जॉब डिस्क्रिप्शन फ्रॉम डे 1। सो हमने इसके लिए पैसे लगाए, पैसे इन्वेस्ट किए और एक बहुत बड़ी लैब्रिंथ बनाई जिसमें तमाम दुनिया की जो बड़े 4 क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। बिकॉज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग we were able to pull this off without any infrastructure, like extensive infrastructure, जैसे यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। ये हमें ज़रूरत नहीं है। हमें पाकिस्तान में अगर सबको पढ़ाना है, there are more than 600 million jobs available globally। अब तो हम UK में यूनिवर्सिटी भी खोलने के लिए जा रहे हैं अगले साल 2023 में, फरवरी में हमारा फर्स्ट सेशन होगा इंशाल्लाह। और ये बच्चे जो हमारे पास पढ़ रहे हैं वो यहाँ से अप्लाई करके जा सकते हैं। अच्छा फैसल साहब, वक्त की कमी है, क्या मैं एक सवाल कर सकती हूँ? ये टाइम नहीं है हमारे पास, मुझे अगर बता देंगे तो, क्योंकि मैं एक सवाल करना चाह रही थी इनसे कि कोविड में हमने देखा तो कि हमने डिजिटली जो काम किया, लाइक बच्चों को पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ और आप भी डिजिटल में ही काम कर रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? सो डॉक्टर असद जमान जो हमारे वन ऑफ द फाउंडिंग मेम्बर्स हैं, उनके हिसाब से जो हमने चीज़ें इम्प्लीमेंट की ना, क्विक आंसर अगर जल्दी से दे दें तो। क्विक आंसर, इट्स ऑल अबाउट इंटरेक्शन एंड बेसिकली गिविंग देम द एक्सपीरियंस। जैसे नेटफ्लिक्स आप देखते हैं, अब नेटफ्लिक्स देखते हैं ना, सो यू गेट इमर्स्ड इनटू नेटफ्लिक्स, आप टाइम सारा प्रोक्रेस्टिनेशन में ज़ाया कर देते हैं, राइट? सो वी क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म सिमिलर टू नेटफ्लिक्स, लेकिन जब आप उसमें एंगेज होते हैं, यू कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज़, देन यू डू द असाइनमेंट, देन यू डू द लैब्स, देन यू डू मोर लैब्स, ठीक है ना? फिर रेज्यूमे कब बनाना है, जॉब्स के लिए कब अप्लाई करना है, वी गिव। हाउ डू वी फाइंड यू? alnafe.com। alnafe.com। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फैसल आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर आप इस प्लेटफॉर्म से फायदा उठाना चाहते हैं और ये IT के लेटेस्ट कोर्सेज करना चाहते हैं जो इस वक्त दुनिया की जरूरत है, तो जरूर विजिट कीजिए alnafe.com। अब हम चलते हैं। और अलनाफे का कहना भी है कि आप 0 एक्सपीरियंस पे 1 लाख तक की सैलरी उठा सकते हैं। वाओ। तो अब चलेंगे फहीम की तरफ। और अगर फहीम तो बहुत बड़ी सैलरी उठा रहे हैं, चलते हैं फहीम के पास। जी फहीम, आप बताइए आपकी सैलरी कितनी है? ताला कोई मसला नहीं है, हम अपने पैकेजेस एक्सचेंज कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। खैर थैंक यू सो मच। और मैं तो मकसूद चपरासी बनना चाहता था लेकिन अब उनका इंतकाल हो गया है। खैर आते हैं, अभी तालीम की हमारी बात हो गई है, पढ़ लिख के हम जाते हैं कि ज़्यादा पैसे हमारे पास आए। ज़्यादा पैसे जब हमारे पास आ जाते हैं तो हम प्लान करते हैं हॉलीडेज़ के लिए हम जाते हैं यूरोप का टूर करने के लिए। और इटली के दारुल हुकूमत रोम में अमरीकी सैयाह ने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर को तारीखी मकाम पर नीचे फेंक दिया। इस वीडियो को दिखाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो का कोई सियासी पस मंजर नहीं है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एक गवर्नमेंट आती है, एस्टैब्लिश होती है, वो नहीं संभाल पाती और अपनी हुकूमत को सीढ़ियों से फेंक रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं, जो कि एक अमरीकी सैयाह ने एक तारीखी मकाम से फेंक दी क्योंकि उनसे उतारी नहीं जा रही थी, जिस पर उन्हें 430 यूरोस के करीब, जो कि पाकिस्तानी लगभग 1,72,000 रुपए या 1,50,000 रुपए करीब रकम बनती है, उसका जुर्माना भी इन्हें देना पड़ा। तो तारीखी मकामात पर जब भी आप जाएं तो इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि वहां एक रिस्पेक्ट का जो मंजर होता है उसे आपने अपने हाथों से नहीं जाने देना है। यह सब हो जाता है। और आपसे बात करें कि बकरा ईद का जो है वो सीजन स्टार्ट हो चुका है, मवेशी मंडियां जो है वो सज चुकी हैं, आपने देख लिए हैं, पैकेजेस आ रहे हैं बहुत सारे। यहां पर आपको मैं बताते चलूं कि अगर आपने दुम्बा या भेड़ खरीदने का लिया है तो भेड़ के साथ ये भीड़ भाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। इस किस्म की अगर आपने कोई भी कोशिश की और जरा सा भी मामला 19 से 20 हुआ तो समझ लीजिए 2 से 3 दिन तक आप बैठ तो नहीं पाएंगे सुकून से। ये भाई साहब की प्रैक्टिस लग रही है हमें। और बकरा ईद के ऊपर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपना ये, अगर आप मुझे दिखा सके एक मरतबा फिर कैमरे की स्क्रीन अगर मुझे देख सके, तो वो भेड़ के आगे ऐसे हाथ लेकर आ जाते हैं जैसे हाई फाइव देने के लिए आ रहे हैं भेड़ को, और उससे टकरा के ये मामलात बिगड़ जाते हैं। जब तो भाई साहब आपने अपनी हिफाजत जो है वो खुद करनी है, इसलिए कोशिश यही कीजिएगा भेड़ बकरी दुम्बों और गाय बैल के साथ इस किस्म की कोई परेशानी या प्रॉब्लम मेकिंग सिचुएशन ना हो। तलहा वैसे आपका क्या ख्याल है, आप कुर्बानी के लिए क्या इंतखाब करते हैं, कौन से जानवर का? मुझे देख के आपको ऐसा लग रहा है आप ऊंट लाते होंगे, ऐसी फील आया मुझे।
आपको देख के मुझे लग रहा है कि आप जो है ना कुर्बानी करते ही नहीं होगे। हाँ, मैं वैसे अगर मैं मकरूज हूँ, मैं कैसे करूँ? अल्लाह अकबर। देखिए ऊँट की ख्वाहिश मेरी भी है, लेकिन जब से जो है ना महंगाई आई है, 2 लाख के बकरे हुए हैं, दुम्बे की कीमत ही 50,000 रुपये हो गई है, तब से जो है मैं कोशिश ये करता हूँ कि ईद के तीसरे दिन निकलूँ सुबह सवेरे और अच्छी सी बार्गेनिंग करने के लिए अपनी बीवी को साथ ले लेता हूँ, क्योंकि मेरी बीवी जो है वो उससे अच्छी को बार्गेनिंग कर नहीं सकती है। इसमें जब वो बहस करती है पैसों के ऊपर तो फिर डील बन जाती है। कल मैं भी आपके पास आ रही हूँ और मेरी भाभी के साथ बार्गेन करूँ ताकि मुझे भी कोई अच्छा जानवर मिल जाए। और वैसे ये वीडियो तो हमने देखी, लेकिन अभी अनकरीब बहुत सी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं, क्योंकि जानवर तमाम घरों में आ जाए, बेतहाशा वीडियोस आएंगी जी, और फिर मजीद इस तरह की वीडियोस और ज्यादा हम दिखाएंगे आपको। लेकिन फहीम के ऊपर एक केस भी बनने वाला है आमदन से जायद असासों का, जिसकी वजह से जो है वो इस दफा शायद कुर्बानी ना करे और अपनी कुर्बानी की वो बचत कर ले। ये मुझे नहीं मालूम है तलहा जो है वो क्यों मेरे पीछे लगाना चाह रहे हैं इदारों को, लेकिन खैर वक्त जो है वो तमाम हो चुका है तलहा और वर्दा। और जाते हुए मैं उस्ताद मोहतरम की याद में एक अलविदा उनके अंदाज में कहना चाहूंगा कि जी हाँ, चलता हूँ इस अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। सांसों में रवानी रही तो इंशाअल्लाह कल जरूर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए अपने फ़हीम खान को, मेरी जानिब से हो गया अल्लाह। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।